जय हिंद साथियों, आज हम एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिस विषय का नाम है हरित क्रांति। हरित क्रांति के विषय में चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2024 में हमने देखा था हमारे पहले वीडियो में एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति मतलब एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न प्रदान हुआ था और एम एस स्वामीनाथन किसके लिए जाने जाते हैं? हरित क्रांति। तो और हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 3 देखोगे आप तो उसमें ज्योग्राफी में भी प्रथम हरित क्रांति और द्वितीय हरित क्रांति के विषय में चर्चा की गई है। तो हम आज कोशिश करते हैं जितना भी डाटा हमें उपलब्ध हुआ उसके आधार पर हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। अगर और डाटा हमें कहीं से उपलब्ध होगा तो हम इसके लिए एक वीडियो और ले आएंगे। चलिए, सबसे पहले हमारे पढ़ने का वही तरीका कि सब हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, ये हरित क्रांति का विचार विश्व में कहां से आया होगा या भारत के पास कहां से आया। तो देखिए, भारत के पास नहीं आया, ये विचार सबसे पहले आया था मैक्सिको में। और कौन लाया था विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो आप जानेंगे नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। इनके मन में विचार कैसे आया साहब कि हरित क्रांति, और हरित क्रांति है क्या, हरित क्रांति का मतलब क्या होता है? तो हरित क्रांति मुख्यतः संबंधित है खाद्यान्नों से। जो खाद्यान्न फसलें होती हैं उनका उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, उनमें नवीन तकनीकों का प्रयोग कैसे किया जाए, कैसे करके हम एक एकड़ में जहां 10 क्विंटल गेहूं निकल रहे हैं तो उसको हम 30 क्विंटल करें, 3 गुना करें, 2 गुना करें, उसको जिस तकनीक का प्रयोग किया जाए, यह सब आया था कायम में हरित क्रांति। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग के मन में यह कंसेप्ट कहां से आया? तो हम सब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जब 1945 में समाप्त होता है, कैसे समाप्त होता है? अमेरिका अटैक कर देता है किस पर? जापान पर, परमाणु अटैक करता है और जापान की स्थिति काफी बिगड़ जाती है। जब जापान की स्थिति बिगड़ती है तो जापान के पास कुछ टेक्नोलॉजीज यूएस प्रोवाइड कराता है, कुछ इसके पास रहती है और इसके द्वारा ये खाद्यान्न में अद्भुत आपूर्ति अपने देश में करते हैं। ये आइडिया, ये जैसे ही खबर इनको मिलती है और ये वैज्ञानिक महोदय जाते हैं जापान, वहां से टेक्नोलॉजी इत्यादि लेकर आते हैं और मैक्सिको में खाद्यान्न के क्षेत्र में विशेष काम करते हैं। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक अगर हमसे पूछा जाए तो कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग साहब। ठीक है, ठीक है साहब, विश्व में आपने बता दिया। भारत में यह विचार कैसे आया होगा? तो देखिए, भारत में क्या हुआ था, जब भारत आजाद हुआ तो भारत जैसे ही आजाद हुआ था, सबसे पहले भारत के पास भी खाद्यान्न की समस्या हो रही थी। भारत के पास सबसे बड़ी समस्या यह थी कि भारत अपने खाद्यान्न की उपलब्धि कैसे करे, और भारत ने अमेरिका से एक समझौता किया जिसके तहत अमेरिका ने यह कहा कि अमेरिका भारत को पीएल 480, पीएल 480, इसका फुल फॉर्म है पब्लिक लॉ 480 के तहत यह अनाज भारत को प्रोवाइड कराएगा। कौन? अमेरिका। कितना प्रोवाइड कराएगा? लगभग 10 मिलियन टन, लगभग 10 मिलियन टन प्रोवाइड कराएगा अमेरिका भारत को, क्योंकि भारत जब आजाद हुआ तो हम न्यू बॉर्न बेबी हैं। भारत देश अभी उत्पन्न हुआ है, 1947 में आजाद हुए, 50 में गणतंत्र हुए, तो हमारे लिए एकदम खाद्यान्न की आपूर्ति। और इसके पहले ब्रिटिश वही आर्थिक नीतियां जो लगातार हमारे कृषकों का लगातार हमारा आर्थिक शोषण कर रहे थे। तो भारत के पास खाद्यान्न आपूर्ति की जिम्मेदारी ली किसने? यूएस। सब यूएस इतनी कृपा क्यों कर रहा है? तो यूएस कृपा नहीं कर रहा है, यूएस का भी लोभ है। क्योंकि अगर आप देखोगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यह पूरा विश्व दो खेमों में बंट गया है। एक जो अमेरिका के पक्षधर है, यूएसए के पक्षधर है, और एक जो किसके हैं? यूएसएसआर के। ये पूंजीपतियों का वर्ग है, ये समाजवादियों का वर्ग है। तो यूएसए और यूएसएसआर, इसी को इतिहास में क्या नाम दिया गया था? शीत युद्ध। और ये दोनों ही देश प्रयास कर रहे थे विश्व के नवीन जो देश बने हैं उनको अपनी तरफ खींचने का। भारत ने क्या किया? जब भारत नेहरू जी आए तो भारत ने एक नीति अपनाई जिसको कहा गया नाम, या इसी को बोलते हैं गुट निरपेक्ष, नॉन अलाइन मूवमेंट। इसको क्या कहा गया? गुट निरपेक्ष। भारत ने कहा साहब, हम ना तो आपके खेमे में रहेंगे ना आपके खेमे में रहेंगे, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, प्रत्येक गुट से निरपेक्ष रहेंगे। और ये गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत ही करी थी हमारे जवाहरलाल नेहरू ने, देश के पहले प्रधानमंत्री। उनके साथ मिस्र के कर्नल नासिर थे और यूगोस्लाविया के टीटो, कर्नल टीटो करके, राष्ट्रपति टीटो करके थे। ये तीन लोगों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करी थी। तो अब इससे यूएस नाराज हो गया। यूएस ने कहा यार, एक तो हम तुम्हें ये पीएल 480 10 मिलियन टन खाद्यान्न की आपूर्ति करवा रहे हैं और आप कह रहे हो हम आपके पक्ष में नहीं आएंगे, हम तो गुट निरपेक्ष रहेंगे। तो यूएस ने क्या किया? इसकी आपूर्ति बंद करा दी। हालांकि ये मोटा अनाज था,
ये वो लाल मोटा अनाज था जो यूएस वाले अपने यहां के सुअरों को खिलाते थे। उनके यहां बच जाता होगा तो उन्होंने भारत को दे दिया। इसलिए अपने देश की आजादी का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि भारत किन परिस्थितियों में निकल रहा है ये आप देख रहे हैं। हमारे पास खाद्यान्न आपूर्ति नहीं है, हमें खाना आयात करना पड़ रहा है। और अमेरिका हमारी परिस्थिति का लाभ उठाकर हमें कौन सा अनाज दे रहा? मोटा अनाज, जो वहां के सुअर खाते हैं, वो इंडिया को वो आयात कर रहा है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही हमने गुटनिरपेक्षता को अपनाया, यूएस नाराज हो गया और यूएस ने कहा कि भाई हम आपको अब आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। एक समस्या भारत के पास है। दूसरी समस्या क्या भारत के पास उत्पन्न हुई? 1960 के दशक में भारत में अकाल भी मतलब भारत में सूखा पड़ गया। अकाल तो नहीं कहेंगे, अकाल की डेफिनेशन अलग है। सूखा ज्यादा पड़ गया, बारिश कम हुई, मानसून अच्छा नहीं आया, तो भारत के कृषक भी परेशान थे। इसी के समय 1962 भारत पर अटैक कर देता है हमारा पड़ोसी, कौन? चाइना, जिसमें भारत को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और यहीं पर एक बड़ी घटना घटती है। इसके बाद हमारे देश के एक योग्य प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो जाता है। ये एक साथ भारत पर कितनी सारी समस्याएं टूटी। इन सारी समस्याओं को देख रहा है कौन? पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने 1965 में हम पर अटैक कर दिया। और यहां पर हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। अब ये लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, इनकी एक इमेज थी कि थोड़े से छोटे कद के थे, सीधे साधे थे। तो पाकिस्तान ने सोचा कि जेएल नेहरू अभी शांत हुए हैं, चाइना से हमें नुकसान हुआ है, हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, तो हम पर अटैक कर दिया जाए। लेकिन 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने सेना और यहीं पे उन्होंने नारा दिया था कि वहां पे जहां पे बाह्य सीमाओं पर हमारी सेना लड़ रही है, जवान लड़ रहे हैं, और आंतरिक सीमाओं पर हमारे किसान काम कर रहे हैं। और यहीं से एक नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, क्या? जय जवान जय किसान। ये नारा भी इन्हीं परिस्थितियों की देन है। आप कल्पना कीजिए उस भारत की जहां 862 में लगभग हम युद्ध में बहुत सारी क्षति झेल कर आए हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री का निधन हो गया है, 65 में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है और लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हैं, और देश का आर्थिक, देश में खाद्यान्न की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही। ये इस देश ने इन परिस्थितियों को देखा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अभी जिन परिस्थितियों में ये देश है, जरूरत है कि हम देश के सबसे बड़े युवा वर्ग हैं, विश्व के सबसे बड़े युवा वर्ग, और जरूरत है कि हम अपनी योग्यताओं का लाभ उठाएं, हम अपने देश को आगे बढ़ाने में मदद करें, क्योंकि हम बहुत विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़े। खैर ठीक है, तो यहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, यहां पर सबसे बड़ी, अब पाकिस्तान को तो हमने हरा दिया, एक सबसे बड़ी जो समस्या थी हमारे पास वो थी खाद्यान्न की। इसी दौरान एक और घटना हो जाती है। इस खाद्यान्न आपूर्ति के लिए वैसे लाल बहादुर शास्त्री लगातार कांटेक्ट में रहे एमएस स्वामीनाथन के, और लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि नॉर्मली इन्होंने अमूमन बहुत सारी तैयारी कर ली थी हमारे देश में हरित क्रांति लाने के लिए, क्योंकि जरूरत थी, हमें खाद्यान्न की आपूर्ति करना थी, उत्पादन करना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाल बहादुर शास्त्री, हम देखेंगे 65 के युद्ध के बाद एक जगह है ताशकंद, और यूएसएसआर में उस समय आता था, तो ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग इसको संदिग्ध मृत्यु कहते हैं। और अब देश की प्रधानमंत्री कौन बनेंगी? इंदिरा जी। अब पाकिस्तान को तो हमने हरा दिया, लेकिन वही खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या जो हमारे समक्ष आ रही थी, उनको पूरा करेंगे एमएस स्वामीनाथन। और अब आएगी लगभग 1967 में, अब आएगी भारत में क्या? हरित क्रांति। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हरित क्रांति का उन्होंने पहले ये दे दिया, ये लिखा सर्वप्रथम 1966-67 में कौन कौन से, यहां पूछा जाता है, आपके मेंस में अभी क्वेश्चन आया था, मुझे ईयर याद नहीं आ रहा, शायद 21 या 22 में आया था या 23 में, कि हरित क्रांति से प्रभावित प्रथम 3 राज्यों के नाम लिखिए। तो देखिए, पंजाब सबसे ज्यादा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और कुछ स्तर तक तमिलनाडु। तो ये 5 स्टेट आप विशेष याद रखेंगे। पंजाब हरियाणा में सबसे ज्यादा हरित क्रांति का प्रभाव रहा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी प्रभाव रहा। अगर आपसे शुरुआत के 4-5 जिले पूछ लें तो ये आप निशान लगा देंगे। फिर पूछेगा आपको कौन सी क्वालिटी, मतलब कौन से इस किस्म के, HYVP नाम है, हाई यील्डिंग वेरिएंट्स प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत हमारे यहां क्या हुआ था? उच्च गुणवत्ता वाले बीज लाए गए, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, नहरें, सिंचाई के लिए नहरों की स्थापना की गई। ठीक है, कृषि उत्पादन की एक नवीन प्रक्रिया
ये नवीन प्रक्रिया क्या है? जैसे हम ट्रैक्टर का प्रयोग करते, जैसे हम बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, अब हम ट्रैक्टर का प्रयोग करेंगे। हम खाद का ज्यादा प्रयोग नहीं करते थे, अब हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे। इसके हालांकि कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं, हम देखेंगे। हम अभी सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे थे, हम नहरों पर काम करेंगे तो सिंचाई का उपयोग हो। तो ऐसे करके हमने कोशिश करी कि अपने यहां खाद्यान्न, और इसका बहुत बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। अभी हम देखेंगे कि भारत इतने बेहतरीन तरीके से हरित क्रांति में काम करेगा कि अब हमें खाद्यान्न आयात की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका एक इंपैक्ट पंजाब हरियाणा पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि खाद ज्यादा डाली है ना, तो भूमि भी बंजर होगी, कैंसर के केस भी अभी यही ज्यादा आएंगे। लेकिन ठीक है, उस समय की जरूरत थी, तो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश, ये 4 स्टेट याद रखेंगे। एक प्रश्न पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, क्या कौन कौन सी फसलें थी जिनके उत्पादन पर आपने काम किया? तो आप लगभग इन 5 फसलों के नाम याद रखेंगे: गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हुआ? गेहूं का। यह भी पूछा जा सकता है हरित क्रांति में कौन से खाद्यान्न फसलों का सबसे ज्यादा उत्पादन किया गया? गेहूं का किया गया था। ठीक है, तो गेहूं का किया गया था। और इसमें आप एक चीज ध्यान रखिए, अगर गेहूं ऑप्शन में, यह भी आ सकता है निम्न में से कौन सी फसल हरित क्रांति का अंग नहीं थी? गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, एक आध कोई और दे देगा। ठीक है, तो आप ये 5 फसलों के नाम भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड। गॉड लिखा है, गॉड नहीं पढ़ना है इसको। ठीक है, डॉक्टर विलियम गॉड। किसने किया था सबसे पहले प्रयोग? डॉक्टर विलियम गॉड। और हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत अपने यहां फंडिंग किसने की थी? तो देखिए, एक फंड तो दिया था, भारत सरकार तो देगी, हमारी सरकार। ठीक है, भारत सरकार प्लस ये लिखा है रॉकफेलर एंड फूड फाउंडेशन। इन दोनों, भारत सरकार प्लस रॉकफेलर फूड फाउंडेशन, यूएस का था, इन्होंने ही ये लिखा बोनी फसल वाली गेहूं की एक ऐसी किस्म का विकास किया था जो जिसमें विशेषता क्या थी? पारंपरिक किस्मों से अधिक उत्पादक थी, मौसम परिवर्तन से कम प्रभावित होती थी, शीघ्र ही तैयार हो जाती थी और उर्वरकों के साथ अनुकूल प्रतिक्रिया को दर्शाती थी। आपके मेंस में भी अगर हरित क्रांति आ जाए तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया। फिर भारत में यही लिखा है हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, विश्व में कौन थे? इस विश्व में हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभावों के कारण 1970 में नॉर्मन बोरलॉन्ग को क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार। और भारत में हरित क्रांति के जनक का श्रेय किसे जाता है? तो एमएस स्वामी। इनके बारे में हम लगभग जानते हैं। 2023 में इनका निधन हुआ था। 2024 में हमने इनको क्या दिया था? भारत रत्न। इनके बारे में हम एक चर्चा कर चुके हैं, तो वो आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। तो क्या इतनी चीज समझ में आई? शब्द सबसे पहले किसने दिया था? विलियम गॉड। और सबसे पहले हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉन्ग। कब मिला नोबेल? 1970 को, 1970 को नोबेल पुरस्कार दिया गया। और भारत में कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया एमएस स्वामीनाथन को? 2024 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, एक पहली हरित क्रांति में तो यही आपसे ज्यादातर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर थोड़ा सा डाटा और चाहिए हो तो यहां पे आप ये भी लिख लीजिएगा, 1978 और 1979 तक आते आते लगभग 131 मिलियन टन खाद्यान्न की आपूर्ति हमारे यहां हो गई थी। ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप 1968-69 में देखेंगे ना तो कुछ लाख में आता है, और यहां पे आप सीधा 131 मिलियन टन पर आ गए। तो ये बहुत बड़ी, लगभग 2 या 3 गुना हमने बहुत बेहतरीन काम किया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम यह हुई कि हरित क्रांति हम ले तो आए, लेकिन हमने बहुत भयंकर मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया। जब रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हमने ज्यादा किया तो हमारी भूमि बंजर होने लगी। जब रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया तो लोगों में कैंसर फैलने लगा, क्षेत्रीय असंतोष आ गया, कुछ क्षेत्र ज्यादा बढ़ गए, कुछ क्षेत्र के किसान ज्यों के त्यों रह गए, और उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहे। अब जब हरित क्रांति के नकारात्मक अब तुरंत नहीं दिखेंगे, 1966-67 में लाए तो 30-40 साल में दिखेंगे। तो जब इसके नकारात्मक प्रभाव दिखना शुरू हुए तो हमने अवधारणा लाए हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति 2.0 बोल दिया। इसका देखिए आरंभ तो इसमें लिखा है 2010-11, लेकिन अगर हम इसके विकास की बात करें तो इसके विकास में प्रमुख योगदान दिया था माननीय अटल जी ने। 1999 में अटल जी द्वितीय हरित क्रांति का जिक्र अटल जी ने किया था। इनके साथ ही राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम।
ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम ने भी हरित क्रांति के विषय में चर्चा की। प्रॉब्लम यह हुई कि अटल जी की सरकार 2004 में गिर गई और यह योजना ठंडे अवस्थे में चली गई। उसके बाद 2011 में मनमोहन जी की सरकार में द्वितीय हरित क्रांति पर फिर से बात की गई और उसको पूरे देश में लागू किया गया। ये एक छोटी सी फ्रेमिंग है, हम बात करते हैं। लिखा होगा, देखिए लिखा है 2010-11 में आरंभ हुआ था। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? मनमोहन। तो बताइए पहली हरित क्रांति कब आई थी? 1990, 1966, 67। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। लाल बहादुर शास्त्री तो शांत हो गए थे, बाद में कौन आई थी? और श्रेय किसको चला गया था? इंदिरा। काम हालांकि लाल बहादुर जी ने किया था, इन्होंने भी किया होगा, लेकिन उन्होंने मेन काम करके फिर इंदिरा जी के समय पर हरित क्रांति। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा जी। इस समय 2011 में कौन थे? मनमोहन सिंह। 2011 में संपूर्ण भारत में प्रारंभ हुआ था विकास। देख लिए अटल जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 2000 में भी द्वितीय हरित क्रांति का उल्लेख मिला था। ठीक है, ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया कार्यक्रम 2006 में यह कार्यक्रम आया था, ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया कार्यक्रम। इसमें भी हरित क्रांति का जिक्र हुआ था। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो 2005 के समय एक कृषोन्नति योजना आई थी और इस कृषोन्नति योजना में भी द्वितीय हरित क्रांति से संबंध में जिक्र किया गया था। सब द्वितीय हरित क्रांति में क्या हुआ होगा? किसमें तो बढ़ा लिया आपने ट्रैक्टर का यूज भी किया, तकनीक। इसमें हम प्रयोग कर रहे थे आधुनिक तकनीकों का। जैसे अभी अब क्या हुआ था प्रथम हरित क्रांति में, समझ में आ रहा है? हमने कोशिश करी क्या कि रासायनिक खादों का प्रयोग किया। तो अब आप कोशिश करेंगे जैविक कृषि करने की। अब आप इसमें प्रयोग करेंगे काय का? जैविक कृषि का। थोड़ा सा आधुनिक तकनीक लाएंगे। सब आधुनिक तकनीक कैसे लाएंगे? जैसे हमने वर्तमान में देखा होगा मृदा परीक्षण, मृदा कार्ड वगैरह बनवा लेते हैं, मृदा का परीक्षण किया जाए, भूमि का परीक्षण किया जाए, डीडी किसान चैनल, इस पर भी हमने काम किया। तो ये दूसरा फेज था। उस समय जो जरूरत थी हमने तब किया। और इस दूसरे फेज में क्या किया? जैविक। और आपको याद हो तो 2013-14 में सिक्किम भारत का पहला राज्य बना था जो 100% जैविक खेती करता था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, भारत का पहला राज्य जो 100% जैविक खेती वाला राज्य रहा है, कौन सा? सिक्किम। तो ये द्वितीय हरित क्रांति में इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया गया, जैसे जैविक खेती करें, जैसे आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करें, मृदा का परीक्षण करवाएं, डीडी किसान चैनल इत्यादि लागू करें, और भी अन्य माध्यम से। अभी भी आप देखेंगे तो अब मोबाइल के माध्यम से इत्यादि, अब तो ड्रोन से भी हम सिंचाई का कंसेप्ट लाने लगे, बहुत सारी चीजें लाने लगे। ठीक है, तो द्वितीय हरित क्रांति में हमने क्या देखा? 2010-11 में शुरुआत, 11 में पूरे भारत में आई। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। 2005 में कृषोन्नति योजना से भी हमने इसमें जिक्र किया था। 2006 में एक कार्यक्रम आया था ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया कार्यक्रम, इसमें भी द्वितीय हरित क्रांति की चर्चा था, उल्लेख था। 2000 में भी एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा उल्लेख किया गया था। तो ये आप इसके विकास में लिख सकते हैं। प्रीलिम्स में आपको सीधे सीधे फैक्ट बनेंगे, प्रधानमंत्री का नाम, कब शुरू किया गया, कैसे शुरू किया गया, ये सब फैक्ट बन सकते हैं। ठीक है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि द्वितीय हरित क्रांति को कौन कौन से स्टेट में लाया गया था। तो देखिए अगर हम देखेंगे तो एक तो लाए गए थे कहां पर? ये असम वाले एरिया में। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो इसको लागू किया गया था कहां पर? असम वाले एरिया में। ये असम, 7 राज्य थे और ये 7 राज्य आप याद करके रहेंगे, जैसे असम। फिर देखेंगे आप कहां पर? वेस्ट बंगाल। फिर देखेंगे आप कहां पर? बिहार। बिहार के बाद यहीं पर मिल जाएगा हमें क्या? झारखंड। झारखंड के बाद उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश। अगर आप देख रहे हो तो प्रथम हरित क्रांति कहां आई थी? पंजाब। और कहां आई थी? हरियाणा। और कहां आई थी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और कहां आई थी? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश उस समय तेलंगाना पूरा मिला हुआ था। तो आप देख रहे हैं पहली हरित क्रांति में इस क्षेत्र को हमने कवर किया और दूसरी हरित क्रांति में ये वाला क्षेत्र कवर कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम। तो आपसे सीधा प्रश्न बनेगा, सीधा प्रश्न क्या बनेगा कि निम्न में से किस राज्य को द्वितीय हरित क्रांति में शामिल नहीं किया गया? तो आप ये 7 राज्य मैप से याद रखना। मैप में जो हमारे पूर्व साइड राज्य, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहां पर देखेंगे आप असम, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो ये वाले झारखंड, पश्चिम बंगाल वगैरह, तो ये वाले भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो कितने? 1 2 3 4 5 6 7, छत्तीसगढ़ समेत कितने राज्य हो गए? 7 राज्य हैं जिनको इस हरित क्रांति में शामिल किया गया था। ठीक है, 2020-21 में कुछ डाटा है, अगर आप मेंस परीक्षा देते हैं तो मेंस परीक्षा में ये डाटा आपके आंसर को अट्रैक्टिव बनाएगा, अच्छा बनाएगा थोड़ा सा। 2020-21 में 281 मिलियन टन,
की आवश्यकता थी, पूरा वहां पे लिखा नहीं। आवंटन केंद्र सरकार ने किया है कितना, 27,000 करोड़। कृषि अनुसंधान में 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और अतिरिक्त फंड कितना, 500 करोड़। और देखिए ये जरूरी भी है, कृषि अनुसंधान जो आपका लिखा है, क्योंकि आप देखेंगे भारत और भारत के कृषकों की एक थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि हम क्या करते हैं, हम खाद्यान्न फसलों पर ज्यादा काम कर रहे हैं। हम गेहूं उगा रहे हैं, हम चावल ही उगा रहे हैं, हम नकदी फसलें या उन फसलों पे काम, अमेरिका वगैरह में ऐसा होता है कि पूरे देश को कितना खाद्यान्न चाहिए, जितना खाद्यान्न चाहिए वो पूरा उत्पादन एक विशेष वर्ग करेगा। बाकी लोग अलग फसलें जैसे कपास उगाएंगे, कुछ ऐसी फसलें उगाएंगे जिनका वेस्ट मटेरियल जैसे गन्ना है, ठीक है, तो व्यापारिक फसलें, नगद फसलें, इनका उपयोग करेंगे। इसलिए कृषि का योगदान वहां ज्यादा है। हमारे यहां कृषि क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान बड़ा कम है। उसका रीजन ही ये है कि हम खाद्यान्न फसलों पर ही काम कर रहे हैं और कोई फसलों पर काम नहीं कर पाए। तो ये अनुसंधान इसीलिए किया जाएगा, मृदा का परीक्षण, आप कौन सी कितनी उर्वरक डालें, कितनी खाद डालें, तो ये वाला डाटा आप याद रखिएगा, ये आपके मेंस परीक्षा में काम आ सकता है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें कि साहब प्रमुख फसलें, तो प्रमुख फसलों में अगर आप देखेंगे तो प्रमुख फसलों में एक हमें मिलेगा गेहूं चावल तो रहेंगे ही, गेहूं चावल। इसके साथ ही ऐसी फसलें जो प्रथम हरित क्रांति में नहीं थी उनको शामिल किया जाएगा द्वितीय हरित क्रांति में। ठीक है, तो ये डाटा भी आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद देखें द्वितीय हरित क्रांति में क्या हुआ था, 1990 के दशक में मध्य में द्वितीय हरित क्रांति की अवधारणा का विकास हुआ। इसे सदाबहार क्रांति भी कहा गया। वैसे सदाबहार क्रांति वहां से ही कहने लगे थे। यहां पे आप एक और याद रखिएगा, ग्रीन गोल्ड, मुझे याद आ गया है तो मैं आपको बता देता हूं, ग्रीन गोल्ड, ठीक है, हरित सोना किसे कहा जाता है, आप कभी अंदाज नहीं लगाएंगे, बांस। तो बांस को ग्रीन गोल्ड कहा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं, बांस से। ठीक है, चलिए वापस आए। प्रथम हरित क्रांति से भिन्न द्वितीय हरित क्रांति में सभी फसलों एवं कृषि उत्पादों को शामिल किया गया। पहले में क्या किया था, कुछ फसलें थी जैसे गेहूं थी, चावल थी, ज्वार थी, मक्का थी, बाजरा थी। इसमें क्या किया, सभी फसलों को शामिल कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका स्वरूप क्या होगा, फसल की विविधता, उपयुक्त फसल प्रतिरूप, फसल का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, मृदा का संरक्षण कैसे, जिस पर हम बात कर चुके हैं, आदि विषयों को समाहित किया जाएगा। इसमें धारणीय कृषि पद्धति, मतलब आप सस्टेनेबल काम कर पाए, आप लगातार अपने कृषि के लिए काम कर पाए। जैविक और उर्वरक, अब हम तब रसायनों का प्रयोग कर रहे थे तो हमारी मृदा खराब हो रही थी, अब हम किसका प्रयोग करेंगे, जैविक उर्वरकों का प्रयोग। जैविक कीटनाशकों के प्रयोग पर भी बल दिया गया। ठीक है, फिर आगे आते हैं। इस योजना के अंतर्गत कृषि के सतत विकास हेतु आधारभूत संरचना, संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, जैसे शीत भंडारों की व्यवस्था। अब कभी कभी क्या होता है कि हम उत्पादन इतना ज्यादा कर लेते हैं कि हमारे यहां रखने की जगह नहीं होती, तो रखने की जगह नहीं होती, उसके लिए आप शीत भंडारों की व्यवस्था करवाइए। सड़क ट्रांसपोर्टेशन हमें अच्छा करवाना पड़ेगा। भाई पंजाब वालों ने बहुत सारा गेहूं उत्पादित कर लिया, उसको मध्य प्रदेश में भेजना है, तो कैसे, मध्य प्रदेश ने बहुत सारा सोयाबीन बना लिया, अब सड़कें खराब हैं, बारिश का मौसम या बारिश का नहीं कुछ भी मौसम है, और मान लीजिए कोई सड़क में जाते जाते पंजाब या किसी दूसरे स्टेट में जाते जाते ही समय लग जा रहा है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन, आप सड़क योजना अच्छी बनाइए, आप कृषि उत्पादों के विपणन की सुविधा कीजिए, दूर संचार का विकास कीजिए, कांटेक्ट कर पाए। आजकल मोबाइल से भी बहुत सारी सरकार योजना भी ला रही है, आप मोबाइल से बुकिंग कर दीजिए इत्यादि। ये सब काय का पार्ट है, द्वितीय हरित क्रांति। मूल्य परिवर्तन हेतु कृषि प्रसंस्करण पर बल देना आदि को शामिल किया जा रहा है। इसके अंतर्गत नवीन सरकारी समितियों का गठन कर छोटे सीमांत कृषकों को भी उन्नत बीज, ऐसा नहीं है केवल और केवल बड़े किसानों को ही इसमें शामिल किया जाए, इसमें शामिल किया जाएगा छोटे और सीमांत किसानों को भी शामिल किया जाएगा, और उर्वरक, अत्याधुनिक मशीनें आदि क्रय हेतु कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हरित क्रांति के बारे में देखा। प्रथम हरित क्रांति में हम अगर एक फ्रेमिंग बना लें तो प्रीलिम्स के हिसाब से आपसे शुरुआत पूछ सकता है, किसने की, विश्व में किसने की, विश्व में नाम किसने दिया, इसके अलावा कौन कौन से राज्य शामिल थे प्रथम हरित क्रांति में, कौन कौन सी फसलें शामिल थी, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। कौन सी वैरायटी थी, तो HYVP, हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम, ठीक है, ये कहलाता है HYV, हाई यील्डिंग वेराइटीज। ठीक है, तो ये HYV भी याद रखिएगा। इसके बाद आपसे प्रथम हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, आपसे द्वितीय हरित क्रांति में पूछेगा तो द्वितीय हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री मनमोहन जी। कौन कौन सी फसलें, लगभग सभी फसलें। कौन कौन से स्टेट, वो 7 स्टेट। ठीक है, उसके अलावा कुछ डाटा जिसके बारे में हमने बात करी थी, जैसे ये डाटा आप मेंस के हिसाब से रखिएगा तैयार, 27,000 करोड़, 3,000 करोड़, 500 करोड़ अलग, और आप प्रत्येक बजट में देखिएगा कि कौन कौन सा कृषि के लिए प्रयोग हो रहा है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने किसी अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।